कल मैंने आप लोगों को स्विचिंग स्कीम के बारे में आपको पूरा डिस्क्राइब कर दिया है। तो आज हम लोग पढ़ाएंगे सिंगल लाइन डायग्राम। सिंगल लाइन डायग्राम को कैसे ड्रा करते हैं। ठीक। अब सिंगल लाइन डायग्राम होता है क्या? सिंगल लाइन डायग्राम वो डायग्राम होता है जिसमें हम थ्री फेज सिस्टम को, अपने जो थ्री फेज इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है उसको सिंगल लाइन डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंट करके ये शो करते हैं कि हमारा किसी भी जगह जो मान लो सब स्टेशन इंस्टॉल होगा, उसको हम कैसे इंस्टॉल करेंगे, कितनी बस बार कौन सी स्कीम अप्लाई करेंगे, कितनी बस बार लगेंगी, कितनी इनकमिंग फीडर होगी, कितनी आउटगोइंग फीडर होगी, ये सारी चीजें हम रिप्रेजेंट करेंगे सिंगल लाइन डायग्राम के थ्रू। और सिंगल लाइन डायग्राम को कैसे ड्रा करते हैं तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। लेकिन ध्यान रखना, इसको हम थ्री फेज सिस्टम को सिंगल लाइन डायग्राम के ही सिंगल लाइन में ही रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें जो थ्री फेज की जो तीन लाइनें होंगी उसको हम ओनली वन लाइन के थ्रू ही रिप्रेजेंट करेंगे सिंगल लाइन डायग्राम में। तो आप लोग सबसे पहले नोट कीजिए कि क्या क्या इनपुट रिक्वायर्ड होते हैं सिंगल लाइन डायग्राम ड्रॉ करने के लिए। आप लोग नोट कीजिए, तो मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। इनपुट required for single line डायग्राम। नोट कीजिए, फर्स्ट इनपुट है टाइप ऑफ सब स्टेशन। अब ये टाइप ऑफ सब स्टेशन मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये आउटडोर है, इंडोर है, जीआईएस है या हाइब्रिड है। ये कौन सा टाइप ऑफ सब स्टेशन है, ये आप लोगों को पहला जानना होगा। ये पहला इनपुट है। दूसरा इनपुट है टाइप ऑफ स्विचिंग स्कीम। तो आपको स्विचिंग स्कीम बता चुका हूँ कौन सी टाइप की आपको स्विचिंग स्कीम, वो आपको डिसाइड करना है कौन सी टाइप की स्विचिंग स्कीम आपको इस डायग्राम को ड्रा करने के लिए रिक्वायर्ड है। कौन कौन से एप्लीकेशन में आपको बताया था, किस एप्लीकेशन में कौन सी स्विचिंग स्कीम यूज होगी, वो आप लोगों को देखना पड़ेगा। अब तीसरा इनपुट्स है एचबी साइड वोल्टेज लेवल एंड एलवी साइड लेवल। ये तीसरा अपना है। चौथा है कितने नंबर ऑफ इनकमिंग फीडर है, नंबर ऑफ इनकमिंग फीडर एंड नंबर ऑफ आउटगोइंग फीडर। ये भी आपको इनपुट चाहिए होगा, ठीक है। पांचवा है इनकमिंग फीडर फॉल्ट करंट वैल्यू एंड आउटगोइंग फीडर फॉल्ट करंट वैल्यू। ये अपना पांचवा नंबर का इनपुट है जो हमें रिक्वायर्ड होगा।
छठवां है कितने नंबर्स ऑफ ट्रांसफर, नंबर्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर एंड इट्स रेटिंग। तो आप लोगों ने ये देखा कौन कौन से इनपुट सिंगल लाइन डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए चाहिए होते हैं। अगर आप लोगों ने नोट कर लिया तो हम इसको अब इरेज कर देते हैं। आप लोग इसको नोट कर लेना, ही सिंगल लाइन डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं हम बताएंगे अभी आपको। मैं इरेज कर दे रहा हूँ, उसके बाद आपको अब फॉल्ट करंट वैल्यू क्या होती है वो आपको बताता हूँ। फॉल्ट करंट वैल्यू आपको किसी भी फीडर को ड्रा करने के लिए चाहिए होती है। फॉल्ट करंट वो वैल्यू होती है कि जिसपे हमारा पूरी तरह सिस्टम जल जाए। आपको मैंने बताया था कि फॉल्ट करंट वैल्यू के लिए जो रेजिस्टेंस का लो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करना पड़ता है। तो आपने कभी सुना होगा शॉर्ट सर्किट करंट वैल्यू। शॉर्ट सर्किट करंट वैल्यू वो होती है कि कितना हाई शॉर्ट सर्किट करंट जा सकता है। उससे पहले तो आपको एमसीसीबी वगैरह ट्रिप हो जाती है। अगर ट्रिप ना हो तो कितने करंट तक हमें केबल डिजाइन करनी है, कितने करंट तक अपनी बस बार डिजाइन करनी है कि वो बियर कर सके, कि इतना करंट तक की वैल्यू वो बियर कर सकते हैं। उसके बाद अगर कुछ होता है वैसा तो उसके उतना जो मैक्सिमम जो हम डिसाइड करेंगे उतने तक ही जाएगा, उनको कुछ नहीं होगा। होना होगा तो एमसीबी वगैरह किसी को भी कुछ हो सकता है, लेकिन बस बार केवल ये सभी सेफ रह जाएंगी। तो इसको हम फॉल्ट करंट वैल्यू बोलते हैं। अब नोट कीजिए स्टैंडर्ड फॉल्ट करंट वैल्यू। ये तो स्टैंडर्ड फॉल्ट करंट वैल्यू बता रहा हूँ। अगर एक्चुअल फॉल्ट करंट वैल्यू क्या होगी, कैसे निकलेगी, वो मैं आपको बाद में सिखाऊंगा। उसका भी फॉर्मूला बताऊंगा कि कैसे निकाला जाता है। पर जब भी कोई सिस्टम को हम डिजाइन करते हैं तो उसके लिए स्टैंडर्ड फॉल्ट करंट वैल्यू चाहिए। तो स्टैंडर्ड करंट वैल्यू क्या होती है और एक्चुअल में आप निकालना आपको सिखाऊंगा बाद में। नोट कीजिए आप लोग स्टैंडर्ड फॉल्ट करंट वैल्यू बेस्ड ऑन वोल्टेज लेवल। नंबर 1 नोट करो, सीरियल नंबर। ये हमने टेबल ड्रॉ कर ली, ठीक है। वोल्टेज लेवल, ये भी हमने कॉलम ड्रॉ कर लिया। अब फॉल्ट करंट, उसके बाद आता है ड्यूरेशन टाइम इन सेकेंड। ओके, अब नोट कीजिए 111 kV होल्ड करंट 25 kA 1 सेकेंड। ये 1 सेकेंड के लिए है। ड्यूरेशन टाइम जब 1 सेकेंड होगा तब आपको फॉल्ट करंट 11 kV 25 किलो एम्पियर होगा। दूसरा है 11 kV 31.5 kA 4.15 सेकेंड। अब 0.5 सेकेंड का आपको ड्यूरेशन लेना होगा तो आपको शॉर्ट सर्किट करंट 31.5 किलो एम्प लेना पड़ेगा, ठीक है। अब तीसरा है 33 kV। अब मैं केवी नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट लिखते जाऊंगा तो आप लोग समझ जाना कि मैं केवी लिख रहा हूँ। 25 kA 1 सेकेंड। चौथा 33 31.5 kA
1.5 सेकेंड। पांचवा है 56 kV, कब लिख दिया गलती से, कब लिख दिया, 31.5 kA 1 सेकेंड। छठा है 132 और 110 का सेम है, इसलिए 110 का नहीं लिख रहा हूँ, 132 का लिख रहा हूँ। ठीक है, 110 का भी सेम होगा जो 132 का है। ठीक है, तो नोट करना कर लेना आप लोग, मैं लिख नहीं रहा हूँ। KA नोट करते रहो आप लोग। 220 का 50 KA 1 400 का 50 KA 1 सेकेंड भी ले सकते हैं। थोड़ा मैं इरेज कर देता हूँ ऊपर से, तो ऊपर वाला आप लोगों ने नोट कर ही लिया होगा, तो ऊपर का इरेज कर देता हूँ, उसमें दोबारा टाइप कर सकूँ। ओके, हाँ 9 के बाद अपना 10 नंबर है 463 KA, ये भी 1 सेकेंड है। 11 765 50 KA 1 सेकेंड। आप लोगों ने नोट कर लिया? नोट कर लो आप लोग, उसके बाद मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। चलो मैं इसको रेज कर देता हूँ। अब इनपुट को, जो मैंने आपको लिखाया था कि इनपुट कैसे, इनपुट जो रिक्वायर्ड SLD लिखाया हुआ था, अब उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, जो हमने आपको इनपुट से दिखाया था कि फॉल्ट करंट वैल्यू मैंने आपको शो कर दिया। तो आपको जब भी कुछ लिखना होगा, कोई भी सिंगल लाइन डायग्राम ड्रॉ करना होगा, तो उसको कैसे लिखोगे, तो ये बता देता हूँ। नंबर 1 जो इनपुट्स के लिए बताया था, अब रूरल एरिया, रूरल एरिया, उसके बाद ड्रा करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। दूसरा इनपुट स्विचिंग स्कीम, एक सिंगल बस बार। ड्रॉ करने के लिए आपको स्टेप से लिखना पड़ेगा। ठीक है, इनकमिंग रीडर
value is 33 kb and outgoing feeder value is 11 kb. चौथा, two numbers of incoming feeders and two numbers of outgoing feeders. Purchase KA of incoming fault current and outgoing fault current feeder 31.5 KA 0.56. ओके, तो आपको सिखाया था टू नंबर ऑफ ट्रांसफॉर्मर 10 MVA. ओके, आप लोगों ने नोट कर लिया, इस टाइप से हम रिप्रेजेंट करते हैं. नोट कर लो आप लोग. नोट कर लिया तो अब रेज कर देता हूं मैं इसको. अच्छा, आप लोग फीडर से क्या समझते होंगे कि फीडर क्या होता है? फीडर को हम बोलते हैं जो एक कहीं से भी इनकमिंग हो रहा होगा सप्लाई या आउटगोइंग हो रहा होगा थ्री फेज सिस्टम, उसको हम फीडर्स कहते हैं. उसमें डबल सर्किट भी हो सकता है, सिंगल सर्किट भी हो सकता है, तो उसको हम फीडर बोलते हैं. लेकिन वो एक जगह से कहीं आ रहा हो और एक जगह कहीं जा रहा हो. अगर दूसरी जगह से कहीं आ रहा होगा जा रहा होगा तो वो अलग फीडर हो जाएगा. क्लियर हो आप लोगों को? इसको हम लोग फीडर बोलते हैं. अब ट्रांसफॉर्मर हम एमवीए या केवीए में रिप्रेजेंट क्यों करते हैं? तो उसको हमने आपको पहले ही बताया था, ट्रांसफॉर्मर अपरेंट पावर जनरेट करता है. अपरेंट पावर के लिए मैंने पहले ही बताया आपको केवीए रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए ट्रांसफॉर्मर को एमवीए और केवीए में करते हैं. तो आप लोगों को क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए, अब आप लोगों को ऊपर आता हूं. ये ये देखिए सिंगल लाइन डायग्राम.
अब सिंगल लाइन डायग्राम का मीनिंग्स मैंने लिख रखा है, रिप्रेजेंटेशन थ्री फेज इलेक्ट्रिकल सिस्टम इन सिंगल फेज इज कॉल्ड सिंगल लाइन डायग्राम, जो आपको मैंने पहले बताया था। अब दिस डायग्राम इंडिकेट दी प्रपोज्ड बस बार अरेंजमेंट, वो बस बार अरेंजमेंट वगैरह के लिए हमने इनपुट्स आपको लिखा दिए क्या करना है, एंड रिलेटिव पोजीशन ऑफ वेरियस इक्विपमेंट्स, ठीक है। देयर आर न्यूमरस वेरिएशन ऑफ बस बार अरेंजमेंट, वो मैंने आपको स्कीम बता दी हुई है उस स्कीम से। द चॉइस ऑफ पर्टिकुलर अरेंजमेंट डिपेंड्स ऑन द वेरियस फैक्टर बाय सिस्टम वोल्टेज, मैंने भी आपको वोल्टेज लेवल भी बता दिया, कोई पोजीशनिंग ऑफ सब स्टेशन इन सिस्टम जो भी है मैंने आपको बता दिया, फ्लेक्सिबिलिटी और रिलायबिलिटी फैक्टर एंड कॉस्ट, आपको मैं सब चीज पहले ही आपको क्लियर कर चुका हूँ। अब क्या बस बार का हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक है। अब इसी में नोट कर देता हूँ, आपने पावर का फॉर्मूला पढ़ा होगा, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है पावर का, थ्री फेज पावर का। अब ये पावर का में कॉस फाई क्या होता है अपना पावर फैक्टर। हम जब भी कोई सिस्टम ड्रॉ करेंगे या उसकी साइजिंग करेंगे तो हमें पावर फैक्टर अज्यूम करेंगे कि पावर फैक्टर कॉस फाई जो 1 है, यूनिटी पावर फैक्टर लेके चल रहा हूं मैं डिजाइनिंग के लिए, हमेशा आपको यूनिटी पावर फैक्टर लेके चलना। तो यूनिटी पावर फैक्टर होने से आपका क्या हुआ, पावर का फॉर्मूला √3 VI, तो इसके थ्रू आप फुल लोड करंट निकाल सकते हैं। फुल लोड करंट का फॉर्मूला हो जाएगा I = P/√3V। अब √3V, अब P जो आपका जो भी हो, पावर हो सकता है 10 MVA, जो अभी मैंने लिखाई थी 10 MVA है, ठीक है, और वोल्टेज मान लो 11 kV है, तो √3। अब √3 ये MVA में है, ये KV में है, तो इसको KVA में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये 10, ये MVA की जगह KVA में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 10 MVA था, 10 का आपको हो जाएगा 10,000 KVA हो जाएगा। 10,000 KVA हो जाएगा। अब KVA में आप फॉर्मूले से निकाल सकते हो वो वैल्यू कि कैलकुलेट कर लीजिए कितना आता है, ठीक है, जितना भी आएगा वो अपना फुल लोड करंट हो जाएगा, ठीक है। तो फुल लोड करंट ऐसे निकालते हैं, आपको मैंने क्लियर कर दिया है फुल लोड करंट कैसे निकालते हैं। जब भी मैं फुल लोड करंट की बात करूंगा तो ऐसे ही निकालना। अब फुल लोड करंट के लिए उसके बाद हम जब डिजाइनिंग करते हैं तो आपका सपोज करो कि फुल लोड निकला है, फुल लोड करंट आपका निकला 150 एम्पियर। अब 150 एम्पियर फुल लोड आपका करंट निकला है, तो 150 एम्पियर सपोज हमने किया कि 150 एम्पियर अपना फुल लोड एम्पियर है, फुल लोड करंट है। तो जब डिजाइनिंग की हम बात करेंगे, डिजाइनिंग में इसका मल्टीप्लाई हमेशा मैं 1.2 से, क्योंकि 20% में एक्स्ट्रा लेकर डिजाइनिंग करनी पड़ेगी। अब वन डिजाइनिंग के लिए हम क्या करेंगे, FLA इंटू 1.2, तो 1.2, अब FLA 150 है तो इसका 1.2 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 180 एम्पियर डिजाइनिंग के लिए। ये आप लोग हमेशा ध्यान रखना, ये चीजें मैंने आपको जो बताई है ध्यान रखना, ओके। अब बस बार को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, देखिए बस बार को हमने नीचे शो किया हुआ है, ये देखिए बस बार को। अब सपोज मैंने जो डिजाइन दिया था आपको कि इनकमिंग 33 kV की बस बार, 33 kV लेंगे, उसके लिए जैसे हमने यहाँ पर 32 kV मेंशन किया, तो जब मेंशन करना होगा बस बार को तो इस टाइप से मेंशन करेंगे, 33 kV, ये 132 kV हमने तो शो किया हुआ है। जो फुल लोड करंट निकाला वो फुल लोड करंट, पर फुल लोड करंट आपका एक चीज ध्यान रखना, हमेशा स्टैंडर्ड लेना पड़ेगा आपको। अब स्टैंडर्ड कैसे आता है आप लोगों को पता होगा, जैसे 6 एम्पियर, 10 एम्पियर, 16 एम्पियर, 32 एम्पियर, 40 एम्पियर, 63 एम्पियर, 63 के बाद 125 एम्पियर, इस टाइप से जो स्टैंडर्ड होता है, आपने ब्रेकर की रेटिंग पढ़ा होगा 250 एम्पियर, तो ये इस टाइप से आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। 630 एम्पियर, तो इसका 1250 एम्पियर,
ये स्टैंडर्ड होते हैं। ये आपको जब भी ब्रेकर साइज लोगे तो ब्रेकर का साइज मैं वैसे सिस्टम आपको बता दूंगा। अगर सपोज करो कि अपना वैल्यू आती है फुल लोड एम्पियर की 40 एम्पियर, तो आपको 16 एम्पियर कंसीडर करना पड़ेगा। अगर आपकी आती है 35 तो आपको 40 एम्पियर कंसीडर करना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपकी 52 आती है तो 63 एम्पियर कंसीडर करना पड़ेगा। तो जो भी अपनी फुल लोड एम्पियर की करंट की वैल्यू निकलती है, तो उससे जो हायर स्टैंडर्ड होता है उसको हमें लेके डिजाइन करना पड़ेगा। क्लियर हुआ आप लोगों को? नोट कर लीजिए आप कि कैसे हम लोग डिजाइन करते हैं, साइजिंग करते हैं। अब फुल लोड करंट तो आपको मैंने निकालना सिखा दिया है, ठीक है। अब नॉलेज ऑफ सिस्टम फॉल्ट करंट। फॉल्ट करंट का मैंने आपको बताया था कि कैसे लेते हैं। अब 33 केवी के लिए हम 0.5 सेकेंड भी ले सकते हैं, 1 सेकेंड भी ले सकते हैं। अगर 0.5 सेकेंड लेंगे तो 31.5 किलो एम्प होगा। अगर 1 सेकेंड लेंगे तो 25 के ए होगा। हमें मेंशन करना पड़ेगा। ये हो गई। आप कौन सी बस ले रहे हैं, हम ट्विन जैबरा, ACSR कंडक्टर ले रहे हैं, हॉलो ले रहे हैं, वो आपको मेंशन करना पड़ेगा। सॉलिड ले रहे हैं, ठीक है। बस बार का स्पेसिफिकेशन जब दोगे तो बस बार को मेंशन कर सकते हो। अब ACSR का फुल फॉर्म तो पता ही होगा, एल्यूमिनियम कोर स्टील रिइंफोर्समेंट होता है फुल फॉर्म। एल्यूमिनियम कोर स्टील रिइंफोर्समेंट इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। तो बस बार को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, हमेशा नोट कर लेना, आप लोग नोट कर लो। ये स्लाइड में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ओके, तो ध्यान रख लेना। हाँ, अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट पर। हम लोग इसको रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। ट्रांसफॉर्मर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, अब आपको मैं सिखाता हूँ ट्रांसफॉर्मर रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ठीक है। अब तो ट्रांसफॉर्मर रिप्रेजेंट करना इतना आसान नहीं होता है। अब ट्रांसफॉर्मर को कैसे रिप्रेजेंट करते हुए मैं बता देता हूँ। सबसे पहले रिप्रेजेंट करने के लिए आपको ये चाहिए होता है कि किस टाइप का ट्रांसफार्मर है। अब ये रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉरी, ये रिप्रेजेंट कर रहा है टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर। अब टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर क्या क्या होते हैं? एक होता है पावर ट्रांसफार्मर, दूसरा होता है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, तीसरा होता है ऑटो ट्रांसफार्मर। अब ये जो पावर ट्रांसफार्मर होता है, पावर ट्रांसफार्मर जनरली जनरेटिंग स्टेशन पे यूज होता है, जहाँ पे जनरेशन होता है। मान लो सोलर पावर प्रोजेक्ट हो, चाहे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हो, थर्मल पावर प्रोजेक्ट हो, उसमें फिक्स पावर जनरेट हो रही है। तो ये पावर ट्रांसफार्मर वहाँ यूज करते हैं जहाँ पर अपना फिक्स पावर हो। जैसे अगर कोई मतलब 200 किलोवाट का लोड जनरेट कर रहा है, या मान लो 30 मेगावाट का प्रोजेक्ट है, 30 मेगावाट में वो 30 मेगावाट कंटिन्यूसली सेम जनरेट कर रहा है। तो पावर ट्रांसफार्मर ये होता है, वहां पर होता है, नोट कर लो आप लोग, कंटिन्यूस सेम पावर एंड सेम लोड। और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में आपने देखा होगा कि डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जैसे डिस्ट्रिक्ट में लगाते हैं, अपने जोन में लगाते हैं, उनमें क्या लोड अप डाउन होता है। मान लो 40 MVA भी हो सकता है, 50 MVA भी हो सकता है, 60 MVA भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। पर आपको हायर साइड लेके डिजाइन करना पड़ेगा, आपको उस एरिया का हायर लेके डिजाइन करना पड़ेगा कि उस एरिया में मैक्सिमम कितना जा सकता है। सपोज आपका 30 MVA से लेके 100 MVA तक है लोड फ्लक्चुएशन, आपको पता है, तो आपको हमेशा 100 MVA लेके डिजाइन करना पड़ेगा ट्रांसफार्मर का। तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर आप नोट कर लीजिए, चेंजिंग लोड एंड चेंजिंग पावर।
ये आपको मेंशन करना पड़ेगा कि यहाँ ये डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर है कि पावर ट्रांसफॉर्मर है। अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ। जो ऑटो ट्रांसफॉर्मर है, ऑटो ट्रांसफॉर्मर नोट करो, ये सिंगल वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर होता है। ये आपने बुक्स में पढ़ा होगा, तो वो तो अब हम कुछ चीज पढ़ाएंगे नहीं, पर मैं आपको बता देता हूँ, सिंगल वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर होता है। अब ये कहाँ यूज करते हैं हम वो बताए थे। एक तो ये आपको किसी भी सिस्टम का टेस्ट करना होता है, ये टेस्टिंग पर्पस में आता है। किसी भी मान लो सिस्टम को टेस्ट करना है आपने, 30 किलोवाट का प्रोजेक्ट है आपको, मान लो 30 मेगावाट का प्रोजेक्ट आपने बना दिया। अब 30 मेगावाट का प्रोजेक्ट आपको टेस्ट करना है, तो टेस्ट करने के लिए हाल तो ऐसे टेस्ट नहीं कर दोगे रनिंग कंडीशन। आपको पहले ये टेस्ट करना पड़ेगा कि वो 30 मेगावाट तक का प्रोजेक्ट अपने लिए सफिशिएंट है कि नहीं है। तो उसकी बाइंडिंग एचवी टेस्ट करना होता है, तो एचवी टेस्ट वगैरह करने के लिए हमें ऑटो ट्रांसफॉर्मर की जरूरत पड़ती है। और जनरली ये यूज करते हैं, ये तो टेस्टिंग के लिए आपको बता दिया, पर हम लोग इसको टेस्टिंग पर्पस के लिए नहीं लिखेंगे। जनरली ये होता है जहां बहुत ज्यादा हायर रेटिंग की जरूरत पड़ती है। फॉर रेटिंग हायर we have to use at generating station and डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन आप लोगों ने लो, पर इसको हम बहुत कम यूज करते हैं क्योंकि वो सिंगल वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर होता है, इसलिए हम इसको बहुत कम यूज करते हैं। पर नोट कर लीजिए आप लोग, कोई भी पूछ सकता है कुछ भी। तो आपको बता दिया है कि ये पहला जो रिप्रेजेंट करते हैं वो ट्रांसफॉर्मर का टाइप हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब दूसरा जो होता है ये होता है अपना वोल्टेज लेवल। इसमें हम वोल्टेज लेवल बताते हैं, प्राइमरी साइड का वोल्टेज लेवल क्या है। अब मान लो जनरेटिंग स्टेशन पे ये ट्रांसफॉर्मर लगा हुआ है, पावर ट्रांसफॉर्मर है। जनरेटिंग स्टेशन में आप 33 केवी पर जनरेट कर रहे हैं और इसको ट्रांसमिट कर रहे हैं 132 केवी पर, इसलिए 132 केवी मेंशन किया हुआ है, 132 केवी। तो ये प्राइमरी साइड का होगा, ये सेकेंडरी साइड का होगा। पर इस केस में एच बी साइड ये होगा, एल बी साइड ये होगा, ये ध्यान रखना। एच बी एल बी का ट्रांसफॉर्मर में मीनिंग ये मन निकालना कि एल बी वोल्टेज 440 ही वोल्ट होगा। ट्रांसफॉर्मर केस में एल बी साइड जो चाहे प्राइमरी साइड की, अगर मान लो ट्रांसफॉर्मर स्टेप डाउन होता है, ये तो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है, स्टेप डाउन होता है 132/33 होता है, तो इसमें ये प्राइमरी साइड का एच बी हो जाता और सेकेंडरी साइड का एल बी हो जाता। इस केस में सेकेंडरी साइड का एच बी बाइंडिंग है और प्राइमरी साइड की एल बी बाइंडिंग, ये ध्यान रखना। ये ट्रांसफॉर्मर केस में है। ट्रांसफॉर्मर केस में हमेशा ऐसा लिखना पड़ेगा, प्राइमरी साइड की एच बी बाइंडिंग है, सेकेंडरी साइड की एच बी बाइंडिंग, ये आपको देखना पड़ेगा। आप 440 वोल्ट को ही लेके समझ के मत चलना, ठीक है। तो ये अपना वोल्टेज लेवल हो गया। अब ये हो गया आपका जो पावर है, मान लो पावर जनरेट करता है 58 मेगावाट। जनरेटिंग स्टेशन 58 मेगावाट जनरेट कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन है, तो आपका मैक्सिमम पावर निकल रही है 58 मेगावाट। तो 58 मेगावाट को आप डिजाइन करोगे तो 60 MVA। अब 58 मेगावाट को MVA में कैसे कन्वर्ट करोगे, किसी को आइडिया? अब 58 मेगावाट है, 58 मेगावाट को हम डिवाइड करेंगे पावर फैक्टर से, 0.8 लेके हम डिजाइन करते हैं। पावर फैक्टर को जब भी कोई डिजाइन करना होता है तो 0.8 कंसीडर करते हैं cos फाई को पावर फैक्टर। तो जो वैल्यू निकलेगी
वो जो वैल्यू निकलेगी वो आपका MBA हो जाएगा। अब 58 डिवाइड बाई 0.8 कितना होगा, एक्सेल नहीं खोल कर रखिए, आप लोग देख लीजिए। चलो हम दूसरे तरीके से ले लेते हैं। आपको दिखा देता हूँ, मैं कैलकुलेटर से कर ले रहा हूँ, तो आप लोग भी कर सकते हैं। 58 डिवाइड बाई 0.8 कितना होगा, 58 डिवाइड बाई 0.8, तो 72.5 MBA का ट्रांसफॉर्मर हमें लगाना ही पड़ेगा। ये निकल रहा है, इसका MBA हो जाएगा 72.5 MBA, क्योंकि 58 मेगावाट था। अब मेगावाट से MBA कैसे कन्वर्ट करते हैं मैंने आपको बता दिया है, नोट कर लो आप लोग। अब 72.5 MBA हम लिखेंगे यहाँ पे, 60 की जगह 72.5 जो हमने सपोज किया था उसके लिए बता रहा हूँ। और जो 75 है MBA, इसको आप एक काम करना पड़ेगा आपको, 20% ओवरलोड लेके, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर ओवरलोड भी करना है। डिजाइनिंग आपको 7, और ट्रांसफॉर्मर का डिजाइन जो डिजाइनर होगा वो करेगा, जैसे 72.5 अपना है ये, तो 75 के हिसाब से वो डिजाइन करेगा। तो वो डिजाइन करेगा 72.5 एंड 20% एक्स्ट्रा ले लो आप, 20% एक्स्ट्रा ले लो जितना भी होगा। मान लो 20% एक्स्ट्रा लेके अपना आता है 90 MBA, तो आपको ऐसे मेंशन करना पड़ेगा 72.5/90 MBA का ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, क्लियर हुआ आप लोगों को? अब मैं रेस कर दे रहा हूँ, आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। मैं बता रहा हूँ, मैं आपको बहुत डीप में जाके क्लियर कर रहा हूँ, कि कोई क्लियर नहीं करेगा आपको इस टाइप से जो मैं आपको बता रहा हूँ। नोट करते रहिए जो जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ, कोई भी नहीं बताएगा आपको। अब ये आता है अपना ONAF। अब ये क्या होता है, ये अपना होता है कूलिंग टाइप ट्रांसफॉर्मर की कूलिंग। ONAN का फुल फॉर्म होता है वाइल नेचुरल एयर नेचुरल। ONAF का हो गया वाइल नेचुरल एयर फोर्स। अब ऐसा ही होता है, सॉरी ON लिखा था ना, ON, ठीक है। अब होता है OFAN वाइल फोर्स एयर नेचुरल। उसके बाद आता है OFAF वाइल फोर्स एयर फोर्स। अब ये क्या होता है, अब ये बता देता हूं मैं आपको। ये ONAN कहाँ तक के लिए जो होता है, ONAN आपका यूज होता है अप टू 10 MBA, ठीक है। और ONAF इधर लिख देता हूँ मैं, अप टू 2 MBA। ये बहुत कम यूज होता है, फिर भी नोट कर लो, ये ज्यादातर यूज नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी यूज कर देते हैं कहीं कहीं। ये 50 MBA टू 150 MBA तक कर देते हैं, ये लेकिन बहुत कम यूज करते हैं, इसलिए इसको ज्यादा मेंशन नहीं करते हैं। और ये होता है एवं 200 MBA। आप लोगों ने नोट कर लिया, नोट कर लिया होगा तो कर लो, ठीक है। अब
इसमें जो ऑयल यूज होता है कूलिंग के लिए, ऑयल इसका काम क्या होता है, ऑयल का काम इसमें होता है एज ए इंसुलेटिंग मीडियम प्रोवाइड करता है। और चलो इसको इरेज कर देता हूँ, ये नोट कर लिया। लोड करने के बाद अब मैं इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ। इसमें ऑयल जो होता है, ऑयल एज ए कूलिंग में भी काम आता है, एज इंसुलेटिंग मीडियम में काम आता है। अब ऑयल कौन सा यूज होता है आप नोट कर लो। मिनरल ऑयल भी हो सकता है, जिसको हम पावर ऑयल भी बोलते हैं, मिनरल ऑयल ऑब्लिक पावर ऑयल, ट्रांसफॉर्मर ऑयल बोलते हैं, पावर ऑयल ऑब्लिक ट्रांसफॉर्मर ऑयल। ये इलेक्ट्रेशन भी ऑयल भी हो सकता है। ये ट्रांसफॉर्मर मैन्युफैक्चरर जो होगा वो आपको प्रोवाइड करेगा कौन सा ऑयल ले रहा है किस हिसाब से। तो आपको सजेस्ट हमेशा मिनरल ऑयल पावर ऑयल के लिए ही करना है, ट्रांसफॉर्मर ऑयल के लिए। ठीक है, तो ये ऑयल यूज होता है। अब ONAN क्या होता है कि इसमें, इस केस में आपने कभी देखा होगा ट्रांसफॉर्मर में फिन्स होती हैं, तो जो फिन्स होती हैं उसके अंदर ऑयल आता है कूलिंग के लिए, तो वो ONAN में नेचुरली आएगा और नेचुरली ही जो अपनी बाहर की जो एटमोस्फेयर की हवा हो उसके थ्रू कूल होगा। ठीक है, इस केस में ये होता है। इस केस में क्या होता है कि ऑयल उसमें नेचुरली आएगा फिन्स के अंदर, और कूलिंग करने के लिए हमें फिन्स पे फैन प्रोवाइड करते हैं। हम देखना कभी फिन्स फैन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, कूलिंग के लिए, तो फिन्स पे हमें फैन प्रोवाइड करने पड़ते हैं इस केस में। क्लियर हुआ आप लोगों को। इस केस में क्या होता है कि इसके फिन्स के अंदर ऑयल आता है पंप के थ्रू, ट्रांसफॉर्मर के लिए पंप बिठाना पड़ता है फिन्स में ऑयल ले जाने के लिए, तो पंप के थ्रू इसमें ऑयल आएगा इसके फिन्स में, और जो कूलिंग होगी वो नेचुरली जो बाहर की हवा के, जो एयर की जो एटमोस्फेयर जो एयर होगी उसके थ्रू कूल होगा इस केस में। इस केस में ऑयल फ्लो होने के लिए भी पंप लगता है, और एयर जो कूलिंग होती है, कूलिंग के लिए आपको फैंस प्रोवाइड करेंगे फिन्स पे। इसको ऑयल के लिए पंप लगेगा, कूलिंग के लिए फैन लगेंगे इस केस में। क्लियर हुआ, चलो क्लियर हो गया। तो अभी आपको नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। इरेज कर रहा हूँ, उसके बाद बताता हूँ। हाँ, अब आते हैं जेड। जेड क्या होता है, जेड होता है इम्पीडेंस। एट द रेट 75 MBA को उठाया हुआ है, एट द रेट 75 MBA पे जेड होता है इम्पीडेंस, 10% लिया हुआ है। अब इम्पीडेंस क्या होता है, ये पर इम्पीडेंस वैल्यू होती है। ठीक है, इसमें रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस इंक्लूड होता है, ना कि कैपेसिटेंस। आपको मैंने रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस कैपेसिटेंस के बारे में बताया हुआ था, तो इसमें सिर्फ रेजिस्टेंस और इम्पीडेंस ही होता है। तो स्टैंडर्ड जो इम्पीडेंस वैल्यू होती है वो आपको मैं नोट करा देता हूँ, पर इम्पीडेंस चेक ऐसे नहीं होता है। जो ट्रांसफॉर्म मैन्युफैक्चरर होता है, आप तो स्टैंडर्ड वैल्यू लिख के दोगे, तो स्टैंडर्ड वैल्यू लिख के देने के बाद जो ट्रांसफॉर्म मैन्युफैक्चरर वो टेस्ट करता है। वो टेस्ट कैसे करता है, वो क्या करता है, टेस्ट करने का प्रोसीजर क्या होता है कि आपका ये सपोज प्राइमरी साइड की बाइंडिंग है, ये सेकेंडरी साइड की बाइंडिंग है ट्रांसफॉर्मर की, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सेकेंडरी साइड की वाइंडिंग को शॉर्ट कर देना पड़ेगा अमीटर लगा के। ठीक है, तो प्राइमरी साइड पे आप इसमें वोल्टेज अप्लाई करोगे। वोल्टेज अप्लाई करने के बाद वोल्टेज मैगर से आप अप्लाई कर सकते हैं, वो तो आपको साइड पे पता करना पड़ेगा कैसे करते हैं, मैगर वगैरह यूज करके करना पड़ेगा। वोल्टेज अप्लाई करोगे,
सपोज इसकी प्राइमरी साइड की रेटिंग है 33 kV, ओके। और इसका सेकेंडरी साइड का आपका करंट है मान लो 1250 एम्पियर निकलता है, रेटेड करंट है सेकेंडरी साइड का, ठीक है। तो आप वोल्टेज अप्लाई करते हो, तो वोल्टेज तब तक अप्लाई करोगे जब तक इसका जो स्टैंडर्ड करंट मिल जाएगा। अब मान लो 1250 एम्पियर इसका करंट इसको मिल गया है, कितने वोल्टेज पे, 330 वोल्ट पे इसको 1250 एम्पियर मिल गया है, क्योंकि रीजन के हमने इसको वाइंडिंग को शॉर्ट किया हुआ है, ठीक है। तो जो 330 वोल्ट पे हमें जो अपना फुल लोड करंट इसमें सेकेंडरी साइड पे फाइंड हो गया है, तो 330 वोल्ट को हम नोट कर लेंगे। और 330 वोल्ट डिवाइड बाई अपना 33 के भी था, तो 33,000 हो जाएगा वोल्ट। तो जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगा परसेंटेज इम्पीडेंस वैल्यू, जेड इक्वल टू, मान लो वैल्यू आई 0.06 आई, तो आपका इम्पीडेंस क्या हो जाएगा, 0.06 इंटू 100 कर दो, ठीक है। 100 को उसका परसेंटेज के लिए हो जाएगा, तो आपका परसेंटेज इम्पीडेंस हो जाएगा 6%। ये आपको कोई नहीं बताएगा, जो मैं बता रहा हूँ आप लोग नोट कर लीजिए कि इम्पीडेंस कैसे चेक करते हैं, इम्पीडेंस वैल्यू कैसे फाइंड की जाती है। आपको स्टैंडर्ड ही हर कोई लिखा देगा जिसको लिखाना होगा, लेकिन आपको बताएगा नहीं। अब आप लोग नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लिया आप लोगों ने, इम्पीडेंस वैल्यू आप लोग नोट कर लीजिए, स्टैंडर्ड इम्पीडेंस। अब मैं आपको स्टैंडर्ड इम्पीडेंस वैल्यू नोट करा देता हूँ, जो आप नोट कर लीजिए, आप जो ट्रांसफॉर्मर मैन्युफैक्चरर को प्रोवाइड करेंगे। सीरियल नंबर, ओके, सीरियल नंबर नोट किया। सीरियल नंबर नोट करने के बाद कितना एमबीए तक, कौन सा एमबीए, और ये परसेंटेज इम्पीडेंस कितने स्टैंडर्ड नोट कर लो आप। हाँ, 1 नंबर अप टू 2.5 MVA, ओके। अब MVA नहीं लिखूंगा, पहले भी लिख दिया, ठीक है। इसका स्टैंडर्ड होगा 4.25%, ओके। दूसरा 5 to 6.25 5%। तीसरा है 7 to 8 6%। चौथा है 7 से 10, ये भी 6%। पांचवा है 12 से 15 6.25। छठा है 20 से 25 7%। सातवां है 30 से 45 8%। उसके बाद 50 से आठवां है 50 से 100 10%, ओके। उसके बाद ऊपर लिख देता हूं मैं, नीचे का ऊपर लिख दे रहा हूँ, आप नोट कर लेना, ओके। 1, ये कौन सा था, 9 नंबर 150 से 180 परसेंटेज हो गया आपका 12.5%, 12.5, ठीक है। 10वां है 200 से 250 14%। उसके बाद 11वां है 315 से 500 16%। ये नोट कर लिया आप लोगों ने, ये नोट कर लो। ये स्टैंडर्ड वैल्यू होती है परसेंटेज इम्पीडेंस की, जब भी आप डिजाइनिंग करोगे तो परसेंटेज इम्पीडेंस को, इन वैल्यू को ध्यान पे रख के करना पड़ेगा आपको। चलिए मैं अरेंज कर देता हूँ आपको।
नोट कर लिया आप लोगों ने? अब मैं आप लोगों को अब आते हैं दूसरे टाइप पे। अब ये क्या है? ये होता है फेज सीक्वेंस। ओके, ये फेज सीक्वेंस क्या होता है? अब ये बताएगा कि अपना जो ध्यान रखना है, आपको यहाँ बता दे रहा हूँ। ये जो पहला लेटर है ये हमेशा एच बी बाइंडिंग को डिनोट करेगा। एच बी, ना कि प्राइमरी और सेकेंडरी। आप कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, प्राइमरी बाइंडिंग को डिनोट करता है। नहीं, ये प्राइमरी बाइंडिंग को डिनोट नहीं करता है, ये डिनोट करता है एच बी बाइंडिंग को, इसलिए इसको कैपिटल लेटर में मेंशन किया हुआ है। कैपिटल लेटर मीन्स एच बी बाइंडिंग हमेशा डिनोट करेगा। एच बी बाइंडिंग, ध्यान रखना, गलती मत कर देना इसको। और जहां पे भी स्टार यूज करेगा तो वहां एन यूज करना पड़ेगा। एन है न्यूट्रल। डेल्टा यूज करेंगे तो डी यूज करेंगे, डी पर न्यूट्रल नहीं लगाएंगे। जैसे डी वाई एन जीरो लिख सकता हूं मैं, लेकिन हमने डी के साथ न्यूट्रल नहीं लिया हुआ है, लेकिन स्टार के साथ न्यूट्रल लिया हुआ है। अब ये जो से ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन आपकी एल बी बाइंडिंग को डिनोट करता है, इसलिए स्मॉल लेटर में लिया हुआ है। ठीक है, एस एल बी बाइंडिंग को डिनोट करता है, इसलिए इसको स्मॉल लेटर में इंडिकेट किया हुआ है। ये आपका क्या बता रहा है? ये इतना चीज आपको बता रहा है बाइंडिंग टाइप। क्लियर हुआ? एच बी बाइंडिंग कैपिटल में शो करेंगे, एच बी कैपिटल में, बार बार बता रहा हूं आपको। एल बी बाइंडिंग प्राइमरी साइड सेकेंडरी साइड मत कंफ्यूज होना। एल बी बाइंडिंग स्मॉल में डिनोट करेंगे, स्टार के साथ न्यूट्रल लगेगा, डेल्टा के साथ न्यूट्रल नहीं लगेगा। ये चीज आप लोग ध्यान रखना हमेशा। ठीक है, तो स्टार के साथ एच बी बाइंडिंग में एन कैपिटल आएगा, और एल बी बाइंडिंग में एन स्मॉल में आएगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि एच बी बाइंडिंग और एल बी बाइंडिंग आपने बताया हुआ है, ये जीरो क्या है? जीरो है आपका फेस डिस्प्लेसमेंट। फेस डिस्प्लेसमेंट, अब फेस डिस्प्लेसमेंट ये है कि एच बी बाइंडिंग से एल बी बाइंडिंग कितना फेस में डिस्प्लेस हो रहा है, 30 डिग्री लैग कर रहा है, लीड कर रहा है, ये चीज बताता है ये फेस डिस्प्लेसमेंट। अब फेस डिस्प्लेसमेंट को अभी मैं आपको दूसरे उसमें समझाता हूँ। ठीक है, आप लोगों को ये चीज क्लियर हो गया कैपिटल और स्मॉल लेटर वाला? अब फेस डिस्प्लेसमेंट 4 कैटेगरी में आता है, वो आपको नीचे मैं समझा देता हूँ। ठीक है, क्लियर हो गया इतना? इसको मैं रेज कर सकता हूँ? हाँ। अब प्राइमरी एच बी और एल बी को ये मत सोचना कि एल बी 440 वोल्ट होती, जो मैं आपको पहले भी बताया था। अगर प्राइमरी आपकी 110 है, सेकेंडरी आपकी 33 के भी है, तो इस केस में ये एच बी हो जाएगी, ये एल बी हो जाएगी, इसको डिनोट करने के लिए। भले ही 33 के भी एच बी में ही आता है, हाई वोल्टेज में आता है, पर इस ट्रांसफॉर्मर केस में इसको एल बी कंसिडर हम करके चलेंगे। ये चीज आप लोग ध्यान रखना हमेशा, ये गलती मत करना। जो जो चीज बता रहा हूँ मैं आपको, नोट कर लिया? इरेज कर दे रहा हूँ मैं इसको। ये अपने कॉपी में नोट कर लेना सभी चीजें, ये डायग्राम ड्रा करके, ये बार बार कोई बताने नहीं आएगा आपको। ओके, अब मैं आता हूँ फेज डिस्प्लेसमेंट पे। फेज डिस्प्लेसमेंट अब नीचे आपको समझा देता हूँ। यहाँ समझा देता हूँ। फेज डिस्प्लेसमेंट अपना 4 कैटेगरी में वर्क करता है।
0 0 6 1 11। आपने देखा होगा, अपनी ये घड़ी के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। ये मैं एक वॉच बना देता हूँ। जो स्मॉल सुई है वो अपनी एचवी वाइंडिंग है, ठीक है। और ये अपनी सुई है, ये एलवी वाइंडिंग है। अब 0 का मतलब क्या है कि ये दोनों सुई, ये सॉरी, दोनों नीडल जो है, ये स्मॉल नीडल है, ये कैपिटल नीडल, ये दोनों एक जगह पर हो। मतलब 12 बजा रही हूँ, घड़ी में 12 बज रहे हो। ये स्मॉल एंड कैपिटल दोनों एक ही जगह पे है, तो ये 0 हो जाएगा। अगर सपोज करो कि फेज डिस्प्लेसमेंट अपना एच बी यहाँ पर है, एल बी यहाँ पर है, तो ये अगर जो एच बी वाइंडिंग से फेज डिस्प्लेसमेंट एल बी वाइंडिंग का 180 डिग्री है, तो ये शो करेगा अपनों को फेज डिस्प्लेसमेंट 6 वहां आपको मेंशन करना पड़ेगा। अगर छोटी नीडल यहाँ पे है और बड़ी सुई 11 पे है, तो मतलब एल बी वाइंडिंग एच बी वाइंडिंग से कितना लीड कर रही है, लैग कर रही है, 30 डिग्री, तो वो 11 शो करना पड़ेगा। क्लियर हो रहा आप लोगों को? अगर स्मॉल यहाँ पर है और कैपिटल यहाँ पर है, और छोटी वाली नीडल यहाँ पे और बड़ी वाली नीडल यहाँ पर है, तो आपका क्या इस टाइम पे आपका बज रहा था, क्या बज रहा था, क्या बज रहा था, 11। ठीक है, अब इस टाइम पे आपका 1 बजेगा, तो 1 का जो टाइम होगा, यहाँ पे एलबी वाइंडिंग 30 डिग्री लीड कर रही है, ठीक है। एलबी वाइंडिंग 30 डिग्री लीड कर रही है, 1 बज रहा है, तो वहां पे हम 1 शो करेंगे। क्लियर हुआ? 0 6 11 और 1 को कैसे डिनोट करते हैं? क्लियर हुआ? 30 डिग्री लैग लीड। अब मैं इसको रेज कर देता हूँ, आपको क्लियर हो गया। ये क्लॉक की नोटेशन पर वर्क करता है, नीडल की नोटेशन पर। चलो यहाँ मेंशन करता हूँ, वहाँ इरेज नहीं हो रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है? अरे यार, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं इसमें समझा देता हूँ, उसके बाद दोबारा उसको उस पे ले चलेंगे हम लोग। वन नोट पे गए, ठीक है। अब आप देखिए कि कैसे इसको हम करेंगे। सपोज हम लोग बाइंडिंग ड्रॉ करते हैं, ये एच वी, ये एल वी बाइंडिंग है, ओके। ये A1, ये A2, ये B1, ये B2, C1, C2,
A1 A2 B1 B2 B1 C2। अब देखो एचवी बाइंडिंग को मैंने कैपिटल लेटर में नोट किया हुआ है और एलवी बाइंडिंग को स्मॉल लेटर में नोट किया हुआ है। इसके देखो A2 B2 C2 टर्मिनल को मैंने शॉर्ट किया हुआ है। अब इसके A2 B2 C2 टर्मिनल को शॉर्ट किया हुआ है। तो यहाँ पे क्या सीक्वेंस बन रहा है, 0 डिग्री वाला। अब 0 डिग्री कैसे सीक्वेंस बनेगा, अगर आप इसको इसके ऊपर पलट के रख देते हैं तो देखोगे कि A1 के साथ A1 कोइंसाइड कर जाएगा और B1 के साथ B1 कोइंसाइड कर जाएगा। तो आप देख सकते हो कि इसको पलट करके देंगे तो सेम केस में हो जाएगा कि दोनों नीडल इस केस में है। तो इसका डायग्राम ऐसा बनेगा। सपोज मैं स्टार स्टार ले रहा हूँ, ठीक है, ओके, ये स्टार हो गया, ये स्टार, ये स्टार, ये स्टार, ये स्टार बाइंडिंग, मैंने स्टार बाइंडिंग ड्रॉ कर दी है, ठीक है। अब इसके टर्मिनल शॉर्ट कौन से रखे, A2 B2 C2 रखे हैं। अब इसका A1 B1 C1 से हमने सप्लाई ली हुई है। सेम इस केस में ये भी हो जाएगा A1 A2 हमारा A1 B2 C2 A1 B1 C1, ठीक है। इसका डायग्राम ऐसे ड्रा होगा। क्लियर हुआ वाला कॉन्सेप्ट? ओके। अब इस केस में हम क्या करते हैं, इरेज कर देता हूँ। सिर्फ ये इरेज करने की जरूरत है, उसको इरेज करने की जरूरत नहीं है। तो एसबी को हमेशा रेफरेंस के लिए हमेशा लेना पड़ेगा सेम टू सेम, ठीक है। आप लोगों को मैं क्लियर कर रहा हूँ कॉन्सेप्ट, कोई क्लियर नहीं करेगा इस टाइप से जो कर रहा हूँ मैं आपको कॉन्सेप्ट इतना डीपली जाके। अब इस केस में क्या हुआ था कि हमने A2 B2 C2 को शॉर्ट किया हुआ था। अब इस केस में क्या होगा, अपना A1 B1 C1, ओके, ये शॉर्ट हो रखा है और सप्लाई हमने किससे ली हुई है, A2 B2 C2। क्लियर हो रहा है? इसको हम 6 डिग्री पे कर रहे हैं। 6 जो रिप्रेजेंट कर रहा है 180 डिग्री का डिस्प्लेसमेंट है। इस केस में डायग्राम हो जाएगा, ओके। इसमें शॉर्ट कौन सा है, यहाँ A2 B2 C2 शॉर्ट है, तो यहाँ पर होगा A1 B1 C1, क्योंकि A1 B1 C1 को हमने शॉर्ट किया हुआ है, देख लो, ठीक है। यहाँ A2 से सप्लाई ली हुई है, यहाँ B2 से ली हुई है, C2 से ली हुई है। आप देख लो, इसको हम 6 से नोट करेंगे, 6 से, ओके। क्लियर हुआ? चलो अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ। और 1 डिग्री पे और उस पे 1 और 11 पे आ जाते हैं, ठीक है। अभी इसका वाइंडिंग डायग्राम मैं ड्रॉ नहीं कर पाऊंगा क्योंकि अभी हमें पता ही नहीं है। अब ड्रॉ अब अपने आप करोगे, कैसे करोगे, ठीक है। अब ये स्टार है, स्टार को हम डेल्टा में करते हैं, ठीक है। डेल्टा के लिए हमने ये वाला तो फिक्स कर लिया है, एक जो, ठीक है, ये फिक्स कर लिया, क्लियर। तो ये कौन सा अपना था, ये हमने क्या किया था, C2 और C1 है ना, ठीक है, A1 B1, ठीक है। तो यहाँ पर अपना क्या था, C1, ये C2, ठीक है। ये ये स्मॉल में है, डेल्टा हम कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको ध्यान रखना, इस टाइप से ड्रॉ किया हुआ हमने, ठीक है। अब क्या इस लाइन को डेल्टा बनाने के लिए, ये लाइन इस डायरेक्शन में दिख रही है, इसको हम ऐसे कर सकते हैं, कर दिया, ठीक है। अब ये अपना हो गया A2, A2 को हमने शॉर्ट किया हुआ था A1, ओके। हुआ क्लियर? अब ये लाइन आप देख किस डायरेक्शन में जा रही है, इस डायरेक्शन में जा रही है,
तो यहाँ पे क्या है, V1 है, यहाँ V2 है, सॉरी ये हमने गलत कर दिया था, यहाँ पर A1 हो जाएगा क्योंकि A1 एंड पे था, और इस एंड पे A2 हो जाएगा। ओके, अब ये सोच रहे होंगे कि स्टार से डेल्टा में तो कन्वर्ट कर दिया, अब इसका न्यूट्रल कहाँ पर आएगा, न्यूट्रल यहाँ पर आएगा। ठीक है, अब न्यूट्रल की पोजीशन आप देखिए ये किससे बना रही है, कितना डिस्प्लेस हो रही है, देखा, ये 30 डिग्री का एंगल बन रहा है इस पे, तो ये क्या बज रहा है, 1 बज रहा है, तो यहाँ का डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी केस को हम क्या ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये तो हमने वैसे लिया हुआ है। ठीक है, अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये अच्छा पहले ये तो लिख ले, C2 C1। ओके, अब मैं ये देखिए लाइन को ऐसे भी ड्रा कर सकता हूँ क्या, यहाँ A1 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, A2 कर सकता हूँ, क्योंकि ये डायरेक्शन आप देखिए, डायरेक्शन चेक देखते रहिए। ठीक है, और इस लाइन को मैं ऐसे भी ड्रॉ कर सकता हूँ, ये V1 हो गया, ये P2 हो गया। क्लियर हुआ, ये देखिए इसका सेंटर कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ इसका परपेंडिकुलर जाएगा। अब देखिए कितना 30 डिग्री लेग शो कर रहा है, तो यहाँ का फिर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 11। क्लियर हुआ, इतना डीप में आपको कोई नहीं सिखाएगा। अब इस बाइंडिंग को हमको ड्रॉ करना है। ठीक है, हमने 3 बाइंडिंग बना ली। ओके, ओके क्लियर, यहाँ पर A1 A2, अच्छा स्मॉल में लिखना है, सॉरी, A1 A2 V1 V2 C1 C2। अब इसका देखिए आप इसमें कैसे ड्रा हो रहा है, ये A1 के साथ C2 है, A1 के साथ C2, तो ये ऐसे करके ये आ गया C2 पे। ठीक है, क्लियर, ये वाला हमने ड्रॉ कर दिया। अब देखो V2 के साथ C1 है। ठीक है, तो V2 के साथ चाहे आप इधर से ले जाओ चाहे इधर से ले जाओ, तो हम ऐसे करके ले गए। V2 के साथ C1 क्लियर हो गया, हुआ नहीं हुआ, ठीक है। अब इसके साथ देखो A2 के साथ B1 है, तो A2 के साथ B1 को कर दिया, ये आपका डेल्टा वाइंडिंग बन गई है। सेम इस केस में भी आप बना सकते हो। क्लियर हो गया कैसे फिर डिस्प्लेसमेंट करते हैं, नोट कर लो आप लोग। क्लियर हुआ, इतना डीपली कोई नहीं समझा, इतना समझा रहा हूं मैं आपको। अब चारों कैटेगरी कैसे कैसे हो सकती है वो नोट कीजिए। जीरो के केस में आपकी वाई एन जीरो हो सकती है, डी डी जीरो भी हो सकती है। 6 के केस में आपकी वाई एन 6 भी हो सकती है, डी डी 6 भी हो सकती है। ठीक है, अब 1 के केस में आपके वाई एन डी 1 भी हो सकती है, डी वाई एन 1 भी हो सकती है। क्लियर, 11 के केस में क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा आप लोगों को, वाई एन, सॉरी ये कैपिटल था, कैपिटल मेंशन करना, वाई एन डी 11 भी हो सकती है, डी वाई एन 11 भी हो सकती है। ये 4 टाइप के आपके
वाइंडिंग के बन सकते हैं, तो उसमें से एक टाइप का मैंने लिया हुआ है उस टाइम पे। ये नोट कर लिया आप लोगों ने? ओके, तो अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ। नोट कर लिया, तो अब चलते हैं ऊपर ट्रांसफॉर्मर पे, जो रिप्रेजेंट कर रहे थे हम लोग ट्रांसफॉर्मर पे। ये हो गया। थोड़ा क्लास आज की लंबी हो रही है, चलो फिर और भी करते हैं, हम क्लियर कर देते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चुके होंगे। अब आते हैं हम लोग ठीक है, ये OLTC क्या होता है? OLTC इसका फुल फॉर्म होता है ऑन लोड टैप चेंजर। दो टाइप के होते हैं, ऑन लोड टैप चेंजर, और एक होता है OCTC, ऑफ, नोट कर लो आप लोग ये, ऑफ सर्किट टैप चेंजर, ये नोट कर लो। कर लिया? करने के बाद अब ये OCTC कहाँ यूज होता है? OCTC यूज होता है बिलो 5 MVA। इस 5 MVA तक OLTC भी कर लेते हैं, जिनके पास अच्छा खासा पैसा होता है तो वो कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि OLTC तो ऑन लोड टैप चेंजर हुआ, ठीक है। और एबव 5 MVA ये डिजाइन है, ये आपको ओ सॉरी एबव 5 MVA आपको ऑन लोड टैप चेंजर करना है। और जनरेटिंग स्टेशन में हमेशा ये यूज होगा OLTC, ये नोट कर लो आप लोग। जनरेटिंग स्टेशन में OLTC हमेशा यूज होगा। और डिस्ट्रीब्यूशन में स्टेशन में OLTC भी यूज कर सकते हो, OCTC भी यूज कर सकते हो। नोट कर लिया आप लोगों ने? मिटा देता हूं, मैं इरेज कर देता हूँ। ये एक चीज, मस्ट इम्पोर्टेंट चीज आप लोग नोट कर लो। जो टैप चेंजर होता है, टैप चेंजर ऑलवेज इंस्टॉल्ड एट HV साइड। ये टैप चेंजर को हमेशा आप HV साइड के HV साइड ही इंस्टॉल करोगे। HV साइड इंस्टॉल इसलिए करते हैं कि HV साइड का करंट कम होता है। अगर टैप चेंजिंग करेंगे तो आर्क कम जनरेट होगा, फ्लक्चुएट कम होगा, प्रॉब्लम किसी वाइंडिंग आइंडिंग में कुछ नहीं आएगी। इसलिए हमेशा इसको HV साइड पे ही इंस्टॉल्ड करते हैं, ये नोट कर लो आप लोग। नोट कर लिया? ओके। अब ये क्या है, 5% टू -15%, यहाँ पर जो दिया हुआ है। ये चीज होती है कि टैप चेंजिंग
हम कितने से परसेंटेज से कितने तक करते हैं टैप चेंजर? मान लो ये वाइंडिंग है अपना टैप चेंजर, सॉरी ये थोड़ा ढंग से बना देता हूँ। टैप चेंजर अपना यहाँ पर है। टैप चेंजर आता है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए टैप चेंजर कहाँ यूज आता है। टैप चेंजर आता है वोल्टेज रेगुलेशन में काम में। अगर सपोज करो कि हमारा लोड ज्यादा हो गया, लोड जाने से क्या हो गया, हमारे बस का वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है ट्रांसफॉर्मर साइड की, तो हमें टैप चेंज करके उसका वोल्टेज लेवल मेंटेन करना पड़ेगा। वोल्टेज मान लो आपका 33 kV था, 33 kV से 27 kV आ गया, तो आपको टैप चेंज माइनस में करना पड़ेगा, क्योंकि ये वाइंडिंग से टैप चेंज यहाँ पहुंचाना पड़ेगा। अगर मान लो टैप चेंज आप 10 -10% कर देते हो तो हो सकता है 33 kV आपका मैच कर जाए, 33 kV मैच हो जाए। तो वोल्टेज रेगुलेशन के लिए हम टैप चेंजर यूज करते हैं। क्लियर हुआ आपको? वोल्टेज यहाँ कम हो रहा है, अगर वोल्टेज ज्यादा हो रहा है तो आपको टैप बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, तो उसको फिर डाउन करना पड़ेगा, लो लाना पड़ेगा, ठीक है। तो इन चीजों को ध्यान रखने के लिए टैप चेंजर यूज करते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? माइनस प्लस में क्या होता है, इसलिए आपको डिजाइन टाइम पे ध्यान रखना पड़ता है कितने से कितना, -5 से +5 भी दे सकते हैं, क्योंकि ये टैप यहाँ से मान लो 5% इधर जा सकता है, 5% इधर जा सकता है। हम -10 से +5 भी दे सकते हैं। अगर आपको आइडिया है कि वहां पर ज्यादा लोड होता है, वोल्टेज ड्रॉप होने के चांस होता है, तो आपको माइनस साइड ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। आपको अब पता चलता है जिस साइड के लिए आप ट्रांसफॉर्मर डिजाइन कर रहे हो वहाँ ओवर वोल्टेज की प्रॉब्लम आती है, तो आपको प्लस साइड ज्यादा डिजाइन करना पड़ेगा। तब क्या करोगे, माइनस से लेके +10% इस टाइप से डिजाइन करना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि किस हिसाब से आप डिजाइन करते हो, ठीक है। क्लियर हुआ? ओके, अब मैं इसको एज कर दूं। ये आपका टेप चेंजर काम हो गया। ये क्या हुआ आपका, 1.2%। अब टैप चेंजर तो आपने मेंशन कर दिया, +5 से -15% आपने मेंशन कर दिया। क्या एक साथ ही इसका टैप चेंज कर दोगे? नहीं करोगे ना, तो किस उसमें स्टेप में लेके जाओगे? तो आपको मेंशन पड़ेगा कि 1.25 एकदम करोगे तो एकदम स्पार्क जनरेट होगा, तो इसलिए आपको मेंशन करना पड़ेगा, डिजाइनर को बताना पड़ेगा 1.25 का हमारा स्टेप होना चाहिए। अब 5 से 15 के बीच में कितना बन रहा है, 20 का आ रहा है। अब 20 डिवाइड बाई 1.25 करोगे तो कितनी स्टेप में ये, तो आप -5 से 20% तक पहुंचेगा 16 स्टेप में, तो वो 16 स्टेप मेंशन किया हुआ है। अब ये 1.25 की भी स्टेप भी ले सकते हो आप, 2.5 की भी स्टेप ले सकते हो। वो डिजाइनर देखेगा, डिजाइनर को आप बता सकते हो ये 2.5 में ज्यादा बेटर रहेगा, 1.25 में ज्यादा बेटर रहेगा। जब वो डिजाइन करेगा तो स्पार्क कम से कम जनरेट हो। अगर लो वोल्टेज है तो आप 2.5 की भी ले सकते हो। अगर हाई वोल्टेज है, मतलब हाई करंट है, जहाँ अगर लो करंट है, ठीक है, तो आप 2.5 की भी चल सकता है, और हाई करंट है तो 1.25 ही लेना पड़ेगा कि 1.25 की पहली स्टेप हो। और फिर देखना कि आपका डिफरेंस कितना आ रहा है, -5 से +5 है तो 10 का है, तो 10 डिवाइड बाई 1.25 कर दो, जो आ जाएगी तो वो स्टेप आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? हो गया ट्रांसफॉर्मर का आइडिया आप लोगों को? चलिए अब नेक्स्ट उसमें चलते हैं अपनी स्लाइड्स पे। ये तो चलो ट्रांसफॉर्मर का दिया हुआ है, ये ट्रांसफॉर्मर की नेम प्लेट है। ये नेम प्लेट पे आपको इस टाइप से मेंशन होके आएगा जो आप लिख के दोगे, ठीक है। अब आते हैं हम लोग ब्रेकर रिप्रेजेंटेशन पे। अब ब्रेकर रिप्रेजेंटेशन पर आ जाते हैं।